जिस तरह का जेईई मेन का फिजिक्स का पेपर पूछते हैं उसके मुकाबले वाला पेपर काफी टफ। हमने तो शुरुआत वाले जो क्वेश्चंस थे ना वो टफ रखे हैं, बाद में मीडियोकर रखे हैं और लास्ट में हमने थोड़े से आसान वाले सवाल रखे हैं। और ऐसी सिचुएशन एक्चुअल जेईई मेन के अंदर भी आ सकती है। यही हमारा थॉट प्रोसेस उस पूरे पेपर को बनाने के अंदर अगर देखते ही समझ में आ गया हो तो ये राउंड 1 का सवाल है। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। हालांकि आपको ऐसा लग रहा हो कि सारे राउंड में जा रहे हैं, हम बेटा जा रहे हैं, लेकिन आगे जाके इजी सवाल भी आपको मिल जाए। ऐसे एनटीए ने भी बेटा इस तरह के सवाल पूछ रखे हैं, तो हमने भी इस तरह के सवाल थोड़े ज्यादा पूछने की कोशिश की है। तो आई रियली होप कि आपको पेपर ने थोड़ा सा परेशान किया होगा, और अगर परेशान किया होगा तो इट मींस दैट कि ना हमारी जो मेहनत थी या फिर इस बार थोड़ा एक्सपेरिमेंट ये किया है, बहुत ही थॉटफुल एक्सपेरिमेंट है ये। बट यहीं पे तो एक बात निकल के आती है कि जिस बच्चे ने ये स्ट्रेटजी बेस्ट स्ट्रेटजी है फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर वेयर इनिशियल क्वेश्चंस इन सिंगल करेक्ट जो हमने टफ रखे थे। कई बार बच्चे बोलते हैं सर एडवांस वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, अरे पागल हो क्या। मोल कॉन्सेप्ट में 10 में से 3 या 4 बार यही सवाल आता है। और मेरे को दिक्कत ये हो रही है तो सभी को दिक्कत हो रही होगी। पहला चीज, टफ क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं करना, लेंथी क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं करना, वो पूरे पेपर के टेम्पो को खराब कर देगा। अगर ये नॉर्मल पेपर होता है जिसमें इजी, मॉडरेट, टफ सब तरफ बिखरे हुए होते, जेईई मेंस के आप सारे पेपर दे रहे हो तो आपको इन सब चीजों में जैसे बोलते हैं कि आप फुल प्रूफ हो जाओगे एक्चुअल एग्जाम में। तीसरा, इस पेपर का जो डीएनए है या डिफिकल्टी लेवल है दैट मैचेस विद 28 जनवरी 2026 का जो शिफ्ट 1 था। पेपर देने के बाद एक तो हमें खुद भी अपना एनालिसिस करना चाहिए उस पेपर का कि हमने कितने क्वेश्चन किए, कितने छोड़े। हेलो बच्चों, वेलकम टू द एनालिसिस ऑफ जेईई मेट्स पार्ट टेस्ट 3 एंड आई विल बी प्रेजेंटिंग मैथमेटिक्स का एनालिसिस। तो सबसे पहले एक ओवरऑल बात कर लेते हैं कि की हाइलाइट्स क्या थी इस पेपर की। तो देखो, एक तो जैसा पेपर आता है, जैसा हमें पता है कि अगर 10 शिफ्ट में जनवरी के अंदर पेपर होगा तो उसमें बहुत अलग अलग तरह के वेरिएशन आते हैं एंड अ स्टूडेंट शुड बी साइकोलॉजिकली स्ट्रांग टू डील विद एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, बिकॉज जो भी सिचुएशन आएगा उसकी शिफ्ट में वो सभी बच्चों के लिए सेम होगा। तो अगर कोई बंदा अपने ब्रेन को काम रख के और फिर पेपर अटेम्प्ट करेगा तो डेफिनेटली उसका बेस्ट परफॉर्मेंस आएगा। बट अगर पेपर में कुछ भी अनयूजुअल सी चीज आ गई तो बहुत सारे बच्चे पैनिक कर जाएंगे और उनका जो स्कोर है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या चीज डाला था, उसी चीज को टेस्ट करने के लिए कि हमने क्या किया, पेपर का स्ट्रक्चर ऐसे कर दिया कि सबसे पहले सारे टफ क्वेश्चन, वैसे तो अभी तक जो दो जेईई मेट्स के पेपर हुए उसमें क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड थे कि कभी इजी आ गया, कभी मॉडरेट आ गया, कभी टफ आ गया। तो हमने क्या किया, सारे टफ क्वेश्चन सबसे पहले डाले, फिर उसके बाद मॉडरेट डाले, फिर उसके बाद इजी डाले सिंगल करेक्ट में, फिर लास्ट में ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें हमने उल्टा कर दिया कि पहले इजी डाल दिया, फिर मॉडरेट और फिर टफ। ये हमने क्यों किया, बच्चों को ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए कि वो क्या, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, शुरू में टफ करना चालू करेंगे, है ना, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, जब उन्हें लगेगा तीनों क्वेश्चन ही नहीं हो रहे तो उन्हें लगेगा पता नहीं क्या हो गया। फिर कुछ बच्चों की हैबिट ऐसे होती है कि फिर वो उल्टा चालू कर देते हैं, सबसे लास्ट से स्टार्ट करेंगे। तो अगर वो सबसे लास्ट से करेगा तो फिर टफ क्वेश्चन मिलेगा। तो ऐसे टाइम पे भी कि हमने लगातार 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन ट्राई किए, एक भी क्रैक नहीं हो रहा, ऐसे टाइम पे भी अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें यह समझ में आना चाहिए कि अगर मेरी प्रिपरेशन अच्छी है और मेरे को दिक्कत ये हो रही है तो सभी को दिक्कत हो रही होगी, पहला चीज। दूसरा चीज, हमें यह विश्वास होना चाहिए कि पेपर में डुएबल क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे मेंस वाले पेपर में ना, बस वो कहीं ना कहीं पड़े होंगे, उन्हें हमें ढूंढना है। स्पेशली जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो शुरू में हमें कोई भी गलत क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं करना, टफ क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं करना, लेंथी क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं करना, वो पूरे पेपर के टेम्पो को खराब कर देगा। तो अगर उनको रैंक देनी है, ये ठीक है 10-12 लाख बच्चे उसमें टेस्ट देंगे तो मान लिया लास्ट के 3-4 लाख बच्चों के 0-0 नया नेगेटिव मार्क्स ही आते होंगे, बट शुरू के 2-3 लाख बच्चों में तो मार्क्स का अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए ना, अलग अलग, तभी तो रैंक दे पाएंगे। तो इसलिए इजी, मॉडरेट, टफ हर तरह के क्वेश्चन पेपर के अंदर होगा ही होगा, बस मात्रा में अलग अलग चीज हो सकता है कि किसी में टफ क्वेश्चन 6 आ जाए एक सब्जेक्ट के अंदर, किसी में 3 आ जाए, किसी में 2 आ जाए, तो उसकी वजह से कट ऑफ ऊपर नीचे होती है। बट इजी, मॉडरेट, टफ तो हो गई होगा। तो जो बच्चा इस साइकोलॉजी से जाता है ना, तो बहुत सारे बच्चों ने हड़बड़ा के जो आने वाले क्वेश्चन होंगे ना, जो इजी टाइप क्वेश्चन उन्होंने पहले कर भी रखे होंगे। ऐसे बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चन भी थे इस पेपर के अंदर जो लगभग हर बुक में उस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वो उन्होंने कर भी रखे होंगे, वो भी उनसे हड़बड़ी में जरूर गलत हुआ होगा। तो अभी यहां पे गलती हो रही तो अच्छी बात है, कम से कम सीखेंगे, एक्चुअल एग्जाम में इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमने इसीलिए इसका जो कट ऑफ है ना, इसमें ऑन एंड एवरेज आई कैन से कि हर बच्चे की जो कैपेबिलिटी होगी ना, उसे इस पेपर के स्ट्रक्चर की वजह से कम उसने 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लूज किया होगा, जिसे वो आराम से कर सकता था अगर ये नॉर्मल पेपर होता है जिसमें इजी, मॉडरेट, टफ सब तरफ बिखरे हुए होते। तो इस पेपर में हमें अटेम्प्ट कैसे करना था कि जो टफ क्वेश्चन आ रहे हैं छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ, मॉडरेट आ रहे हैं छोड़ते चले जाओ। वी शुड नॉट वरी अबाउट इट, इवन इफ कि हमारा एक ही गो में लगातार 10-12 क्वेश्चन छूट जाए तो भी हमें घबराना नहीं चाहिए। उसका मतलब क्या, पेपर अल्ट्रा टफ है ये, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसा इस पेपर में सारे टफ क्वेश्चन ही शुरू में दे दिए हों, तो ये उस साइकोलॉजी पे वर्क करने के लिए। तो और भी बहुत तरह के बच्चों के दिमाग में जिसे बोलते हैं ना पैटर्न्स होते हैं, उनको हम जरूर तोड़ेंगे। अगर जेईई मेट्स के आप सारे पेपर दे रहे हो तो आपको इन सब चीजों में जैसे बोलते हैं ना कि आप फुल प्रूफ हो जाओगे एक्चुअल एग्जाम में, इन ऑल द प्रोबेबिलिटी यू विल नॉट बी मेकिंग एनी मिस्टेक। पहला चीज तो हो गया। दूसरा एक हाईलाइट ये था कि इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने स्पेशली इन मैथमेटिक्स सेक्शन में ऐसे डाले थे जो शॉर्टकट से, ऑब्जर्वेशन से, स्पेशल केसेस
एनालिसिस से या ऑप्शन से क्रैक हो रहे थे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि यार हमसे तो जिसे बोलते हैं कि 70% पेपर भी अटेम्प्ट नहीं होता, 80% पेपर भी अटेम्प्ट नहीं होता, ये जो टॉपर होते हैं ये सारा अटेम्प्ट करके कैसे बैठ जाते हैं पूरे का पूरा। तो देखो उसमें क्या होता है कि 2-3 क्वेश्चन, जो ऑफकोर्स ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा उसको क्या होगा कि हर क्वेश्चन पढ़ के जल्दी अटेम्प्ट करेगा, मतलब सॉरी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेगा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, तो उसकी किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के उसे जल्दी थॉट्स आएंगे, प्लस उसने खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं तो उसकी कैलकुलेशन स्पीड और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होगी। तो ये थोड़ा थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है, वो थोड़ा थोड़ा सा ही जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो लास्ट में बहुत बड़ा हो जाता है। और स्पेशली जो टॉपर्स हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस करने की वजह से उनके दिमाग में काफी पैटर्न्स भी बन जाते हैं। तो किसी भी तरह के अगर क्वेश्चन में इस तरह की कोई भी जिसे बोलते हैं कमजोरी होती है वो उसको पकड़ के और वहां से बहुत कम टाइम में, मे बी 20 सेकंड में या 30 सेकंड में एक क्वेश्चन वो क्रैक कर लेते हैं, और वो जो टाइम बचता है वो फिर उनका काम आता है बहुत टफ क्वेश्चन को क्रैक करने में। अच्छा, ये जो शॉर्टकट वाली चीज है इसे हम ऐसा नहीं कर सकते हम 24 घंटे शॉर्टकट ही ढूंढ रहे हैं, ये ठीक है, या कॉन्शियसली ढूंढ रहे हैं। जेई मेट्स में वी विल बी वर्किंग ऑन दिस ऑल्सो कि हम आपको सिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही काफी बार हमें आइडिया लग जाता है कि ये तो ऐसे क्रैक हो जाएगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ जो भी 3-4 महीने बचे, अगर आप सारे जेई मेट्स के पेपर दोगे तो इस चीज पे भी हमारा धीरे धीरे वर्क हो जाएगा। मतलब मेरे को कॉन्शियसली ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन छांट के शॉर्टकट वाले फिर वो करें और फिर हम पेपर में ढूंढें, क्योंकि उसमें क्या होगा कि बहुत सारे बच्चों का टाइम वेस्ट होगा। अगर वो कॉन्शियसली ढूंढ रहा है कि ये क्वेश्चन शॉर्टकट से होगा ही नहीं होगा, ऐसा हो सकता है कि जब तक वो शॉर्टकट ढूंढे उससे कम टाइम में वो नॉर्मली ही सॉल्व हो रहा था। ये वाली जो चीजें प्रैक्टिस से आती है, और जब हम आपको बताएंगे ये इस क्वेश्चन में हम ऐसे देख सकते थे, ऐसे सोच सकते थे, तो ये वाली चीज विल हेल्प यू इन क्रैकिंग एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन मोर इन एक्चुअल एग्जामिनेशन विद इन वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, और वो तो पेपर पर डिपेंड करता है कि पेपर बनाने वाले ने कितना जैसे बोलते हैं ना धैर्य से या कितना सोच समझ के पेपर बनाया है। इतने सारी शिफ्ट में इतने सारे पेपर होते हैं मेंस लेवल में, तो हर जगह हर क्वेश्चन वो ध्यान नहीं रख पाते कि ये ऑप्शन से भी क्रैक किया जा सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि डेडलॉक आ गया, बहुत टफ क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट में हमें 1 मिनट बचा है, तो वो थ्योरेटिकली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। बट अगर बाई चांस मेरे को कुछ ऐसी चीज क्वेश्चन में दिखाई दे जाए तो दैट कैन गिव मी 4 मार्क्स, और वो हमारी रैंक हजारों में जंप करा सकती है या 100 में जंप करा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी रैंक बैंड क्या है। तीसरा, इस पेपर का जो डीएनए है या डिफिकल्टी लेवल है, दैट मैचेस विद 28 जनवरी 2026 का जो शिफ्ट 1 था उसके साथ इसका डीएनए मैच करा था डिफिकल्टी वाइज। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो मैथमेटिक्स का जो पहला जैसा मैंने बोला कि सारे शुरू के क्वेश्चन टफ ही आएंगे ऑफ कोर्स, तो पहला जो क्वेश्चन था वो टफर कैटेगरी में था। इतना बड़ा एक्सप्रेशन देख के ऑफ कोर्स आई वुड हैव लेट इट गो कि सेकंड या थर्ड टाइम में ही करेंगे। ठीक है, हाँ, 0 से π/2 देख के इस तरह की हिंट हो सकता है हमें लग जाए, और यहाँ पे तो देखो हिंट लगना थोड़ा सा इजी भी है, क्योंकि मेरे को पता है कि ये 6 चैप्टर इसके अंदर आ रहे हैं या फिर ये 9 चैप्टर इसके अंदर आ रहे हैं, जिसमें एक प्रोग्रेशन सीरीज भी है, तो वहाँ पे AMGM भी होता है, तो वहां से हमें हो सकता है कि हिंट लग जाए कि AMGM से हो जाएगा। अदरवाइज शुरू में तो आई वुड हैव लेट इट गो। जब फर्स्ट ही क्वेश्चन ऐसा है तो उसमें इतना पढ़ के तो मैं छोड़ देता इसको, सेकंड या थर्ड राउंड में इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा ही डरावना है, ये ठीक है, ऑफ कोर्स अगर कोई पहली बार कर रहा है तो मैं इसको छोड़ देता, बट अगर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि इफ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फॉर दिस रेस्पेक्टिवली गिवन दैट अल्फा बीटा गामा सब पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे पढ़ा तो इसलिए तो ये कुछ बोला ही नहीं कि अल्फा बीटा गामा अलग अलग नंबर्स हैं, ये ठीक है, डिस्टिंक्ट नंबर हैं, कोई भी 2 इक्वल नहीं, इस तरह की कोई भी चीज नहीं बोली, ठीक है। और लास्ट में उसने अल्फा बीटा गामा एंड कोफिशिएंट्स को रिलेट करने वाला एक इक्वेशन दिया, ठीक है। तो अगर देखो पढ़ते पढ़ते ही मेरे को समझ में आ जाएगा कि आई कैन टेक स्पेशल केस, आई कैन टेक अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 1, क्योंकि क्वेश्चन की कोई भी कंडीशन इसको निगेट नहीं करेगी, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अगर अल्फा बीटा गामा 1 हो जाएगा, मतलब हर इक्वेशन जो 3 इक्वेशन है सबके रूट 1 1 हो जाएंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा एक्सपोनेंस 1 का होल स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये 1, ठीक है। इससे मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 और 3 6 और ये 7 हो जाएगा। रूट्स अल्फा बीटा गामा तो 1 1 1 है, ये -2 और 1 1, ये कितना हो गया 4, 3 टर्म है तो 4 चौक 16 चौक 64 का स्क्वायर रूट 8 हो गया, तो ये 8 हो गया और ये 7 हो गया, तो k -1 ऐसी आ गई। तो ये हमें क्रैक अगर फर्स्ट राउंड में ही कर जाए पढ़ते पढ़ते ही, कि इसने कोई स्पेशल केस तो दिया नहीं है, तो आई कैन टेक एनी वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा, तो फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं। अगर ये क्लिक ना हो तो आई विल कीप इट। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को पूरा ही सॉल्व करना है तो इतने भयंकर एक्सप्रेशन देख के तो मैं राउंड 3 में करूंगा, 2 में भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये अगेन फंक्शंस का है, f ऑफ x है, ठीक है। अब ये नॉर्मल फंक्शन भी नहीं है कि f ऑफ x वापस x आ जाए या इस तरह की कोई चीज नहीं है, ये तो फिर PNC मिक्स्ड इसमें हो गया, बहुत सोचना पड़ेगा, तो आई विल कीप इट फॉर राउंड 3, ये ठीक है। दिस इज रियली टफ क्वेश्चन, क्योंकि सारे थॉट हमें ओरिजिनल लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट ये हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के, इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन देख के आई वुड हैव लेफ्ट इट फॉर द
राउंड वन में तो हम बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना इजी केक वाले क्वेश्चन उठाएंगे ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लूज ना हो। छोड़ने में तो हार्डली मेरे को 5 सेकंड लगेगा, ये देख के कितना बड़ा, तो बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ते, पहली बार में तो हम स्किप करके आगे चले जाते हैं। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन आया अगेन, राउंड 1 या 2 में करेंगे। अगर मान लीजिए मेरे को ये समझ में आ गया यहाँ पे तो केवल इक्वालिटी है और यहाँ इनइक्वालिटी है, ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर p से मैं ऐसे कर सकता हूँ, y उठा के यहाँ पे रख दिए, ठीक है, तो फिर ये एक इनइक्वालिटी आ जाएगी x के अंदर, उसमें भी आई कैन सी कि x क्यूब कैन बी विल बी कैंसल्ड, तो क्वाड्रेटिक जैसी चीज आ जाएगी। अगर ये मेरे को क्लिक कर जाए तो मे बी राउंड 1 में हम इसको उठाने की हिम्मत कर सकते थे। दो, मेरे को आगे का सोल्यूशन नहीं पता कि आगे क्वेश्चन कैसे शेप होगा, तो पर्सनली मेरे से अगर पूछोगे तो आई वुड हैव प्रेफर्ड कि ये अगर थॉट मेरे को आ भी रहा है तो भी मैं राउंड 2 के लिए इसको क्योंकि उसके आगे क्लैरिटी नहीं होती, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब मेरे को समझ में आएगा आगे कैसे प्रोसीड। दिस इज नॉट प्रोसीजरल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे ये, ठीक है, एवरी सोल्यूशन ऑफ दिस इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो देखो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वो जो सोल्यूशन आएगा उसके लिए दिस शुड बी सेटिस्फाई, ये ठीक है, उस इंटरवल के लिए दिस शुड बी सेटिस्फाई कम से कम, और उससे ज्यादा सेटिस्फाई होता है तो फाइन। तो अगेन मेरे को लगेगा कि शायद कैलकुलेशन ज्यादा होगा तो आई विल कीप इट फॉर राउंड 2, ये ठीक है। और किसी ने अगर इस तरह का क्वेश्चन कर रखा है, कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, तो ही कैन थिंक ऑफ डूइंग इट इन राउंड 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन है वैसे, साइन करके डिनोमिनेटर में लिखा है, तो अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस किया है डिफरेंस मेथड का, ठीक है, तो अगर एक्सपोजर है तो राउंड 1, अदरवाइज राउंड, कोई फ्रेश अगर सोचना चाहे तो उसको डिफिकल्ट होगा, अदरवाइज ये मैक्सिमम, मतलब हमने इसको मॉडरेट बोल रखा है बट ऑलमोस्ट हर मटेरियल में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, तो ये इजी कैटेगरी में आना चाहिए। वैसे तो इजी कैटेगरी में इसलिए नहीं कि ये सोचना आसान है, इसलिए कि इन ऑल द प्रोबेबिलिटी सारे बच्चों ने ऐसा क्वेश्चन कर रखा हो, तो कर रखा होगा तो फिर बहुत जल्दी कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं है। राउंड 1 अदरवाइज राउंड 2 या 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया कि ये स्पेशल केस ले सकते हैं कि हमने फंक्शन बी द फंक्शन सच दैट ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ, देन द वैल्यू ऑफ दिस। फंक्शन के बारे में उसने कुछ बोला ही नहीं, तो जब उसने ये बोला कि ये सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, बस फंक्शन के बारे में इतना इंफॉर्मेशन है, तो मैंने क्या किया कि मैंने कोई भी फंक्शन ले लिया, कांस्टेंट फंक्शन ले लिया, f(x) बराबर 1 ले लिया, तो f(x) बराबर 1 है तो ये 1 1 1 1 हो जाएगा, सेटिस्फाई हो गया, और कोई कंडीशन ही नहीं है क्वेश्चन में। बस इसने ये बोला कि f1 प्लस f9 जीरो नहीं है, तो हमने अगर ये लिया है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो सम जो है वो जीरो नहीं होगा, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। मतलब अच्छा, जब हम स्पेशल केस लेते हैं तो वी शुड मेक श्योर कि जितनी भी कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी, इसमें हमने 1 रखा, 1 1 रखा, तो आंसर 1 आ गया एक लाइन में बस। तो ये क्लिक कर जाए तो राउंड 1 में, अदरवाइज वी विल कीप इट फॉर राउंड 2 अगर प्रोसीजरली करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इतना बड़ा एक्सप्रेशन देख के कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आई वुड हैव गॉन फॉर राउंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हो गया कि जैसे x बराबर अल्फा सेटिस्फाई दिस, तो अल्फा इसका एक सोल्यूशन हो गया, फिर इसने ये पूछा है। अब देखो इसको क्लिक कर जाए, ठीक है, तो हम इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। जैसे पहला मेथड तो क्या हो गया कि मेरे को ये दिखाई देगा कि साइन इनवर्स x, ये ठीक है। अच्छा, चारों ऑप्शंस जो हैं उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि नो सोल्यूशन एग्जिस्ट या कैन नॉट बी फाउंड, कुछ ऐसा नहीं है, मतलब आंसर तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x भी है और यहाँ पे कोसेक इनवर्स x भी है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि अगर दोनों किसी भी अल्फा, मतलब अल्फा इसका सोल्यूशन है तो अल्फा ही इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्फा दोनों के डोमेन में तो केवल +-1 होगा। उसमें से भी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि अगर ये राइट हैंड साइड नेगेटिव है तो ये +1 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो -1 होगा। तो केवल एक ही ऑप्शन डोमेन में बचा -1, जो हमें कैलकुलेट करना है और जो दे रखा है उसके हिसाब से, तो -1 चेक करो, उससे आंसर आ जाएगा, ये क्लिक कर जाए। दूसरा मेथड ये हो गया कि कहीं पे भी हमने वैसे FOM के लेक्चर्स में पढ़ा रखा है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के लेक्चर्स में, कि कहीं पे भी अगर हमें fx ओवर gx जैसी चीज दिखाई दे, ठीक है, तो भले हमें क्वेश्चन समझ में ना आए, पहला हमारा इंस्टिंक्ट क्या होना चाहिए कि fx अपॉन gx में क्या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये ठीक है, ये थॉट आनी चाहिए जो हमें मैनिपुलेशन में हेल्प करेगा, ये ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में हेल्प करे, ये तो हम लोग जस्ट जैसे बोलते हैं ना कि एकदम तुरंत ही थॉट आया, फिर हमने देखा कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। यहाँ पे अगर हमें वो थॉट आ गया तो 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे सेकंड वर्स जो है और कोसेक इनवर्स का सम π/2 होता है, tan इनवर्स और cot इनवर्स का π/2 होता है, तो इस cot इनवर्स को अगर मैं लिखूं π/2 माइनस tan इनवर्स और इसको भी लिखें π/2 माइनस sec इनवर्स, तो π/2 तो कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर ही बन जाएगा। आंसर मेरे को पता है कि आना ही आना है, तो कैंसिल होकर 1 ऐसे आंसर आ गया। तो अगर ये चीज क्लिक हो जाए तो इधर भी हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही हम बता सकते हैं कि आंसर 1 है। तो ये वो वाली चीज हो गई कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही हमें कभी कभी क्लिक कर जाएगा, ये तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे तो ये दिक्कत है, वो वाली चीज है, वो वाली ऑब्जर्वेशन। फिर ये क्वेश्चन हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया, आई विल कीप इट फॉर द राउंड 2, ये ठीक है। और कोई अगर बहुत कंफर्टेबल है, किसी को ये दिख जाए कि देखो इन दोनों का प्रोडक्ट ये है, मतलब ये दोनों चीज कॉमन है, ठीक है, और फिर इन दोनों में cot इनवर्स कॉमन है, ये तुरंत दिख जाए पढ़ते पढ़ते, तो उसको समझ आएगा, तुरंत फैक्टराइज हो जाएगा। लिमिट के साथ यू शुड बी कंफर्टेबल। -∞ का मतलब क्या है कि सेकंड इनवर्स पे π/2 पे ऊपर से आएगा, तो π/2 से ज्यादा रहेगा, तो ये 0 प्लस आएगा, तो उसका इंटीग्रल पार्ट जो है वो 0 आएगा, ठीक है। ये अगर एक साथ मेरे को क्लिक कर जाए
तो राउंड वन, अदरवाइज राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। अच्छा, इसमें तुक्का क्या मारेंगे कि जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा, इफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन दिस वेयर ए बी सी आर पॉजिटिव आर 4 पॉजिटिव रियल रूट्स, तो ये बोलते ही हमें समझ आना चाहिए कुछ एम जी एम जैसी चीज, ठीक है। फिर आगे जाके पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब एम जैसी जी एम जैसी जो चीज होती है यूजली वो बाउंड्री पे सेटिस्फाई हो रही होती है, ठीक है। प्लस जितने भी नंबर इन्वॉल्व हैं अगर वो सिमेट्रिक हैं तो वो सब बराबर रख के हम एक बार देख सकते हैं, क्योंकि एम बराबर जीएम जब होगा जब नंबर्स बराबर हो। तो अगर उसने ये रिलेशन दे रखा है तो देखो R1 R2 R3 R4 में तो सिमेट्रिक नहीं बचा, क्योंकि यहाँ उसने अलग अलग नंबर कर। बट हम ये तो कर सकते हैं कि ये जो पूरी चीज है ये, ठीक है, इन सबको इक्वल ले लें। तो अगर चारों का सम 1 है तो सबको 1/4 ले लिया, ठीक है। फिर इन सबको 1/4 लेके R1 R2 R3 R4 की जो वैल्यूज आएंगी ये, ठीक है, इसमें क्या है ABC तो वैसे ही अननोन है, ठीक है। एक ही इंफॉर्मेशन हमें मैच कराने की जरूरत है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है 5/4। तो जब तुम यहां से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालोगे तो इंडीड 5/4 आ जाएगा क्वेश्चन में, और कोई कंडीशन नहीं है। तो मतलब इसके हिसाब से जो आंसर आ रहा है वो तो आंसर होना ही चाहिए। तो बस उसके बाद हम ए निकाल सकते हैं सम ऑफ द रूट। यहाँ से R1 मतलब ए जो होगा वो सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा, मतलब A/4 जो होगा वो सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा। तो यहाँ से R1 R2 R3 R4 निकाल के हम सम कर सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, क्वेश्चन की वीकनेस है ये, ठीक है। साइन का प्रोडक्ट दे रखा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। दो ही अप्रोच लगाते हैं, एक तो हमने साइन को कॉस में कन्वर्ट करके देख लिया कि कॉस में एंगल डबल हो रहा है या आधा हो रहा है, वो वाली सीरीज लग जाए, या फिर साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा वो वाला फॉर्मूला लग जाए। तो उसमें 3 साइन होते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे कितने 5 साइन है। तो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि वन ऑफ द साइन, यहाँ पे साइन में मतलब 5π/15 लिख दिया तो 5 और 15 कैंसिल हो जाएंगे, साइन π/3 हो गया, 60 डिग्री हो जाएगी, तो उसकी तो वैल्यू पता है डायरेक्टली। तो ऐसे भी हो सकता है कि हम सोचें कि वो फॉर्मूला तो 3 पे ही लगेगा और ये तो ज्यादा टर्म है, तो ज्यादा टर्म में हो सकता है कुछ की वैल्यू दे रखी, ठीक है। या जो 3 टर्म को क्लब करके जो एक साइन का टर्म आया ये, ठीक है, 1/4 साइन 3 थीटा आया, वो बचे हुए टर्म से क्लब हो जाए, इस तरह की चीज हो सकती। तो दोनों ही चीज ट्राई करेंगे तो पहला जो कॉस में कन्वर्ट करने वाली चीज है वही काम कर जाएगी, वहां से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अगेन रिलेशन का क्वेश्चन है। की कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे क्वेश्चन जेई में आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं कि कितने मिनिमम एलिमेंट ऐड किए जाएं कि ये रिफ्लेक्सिव हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ये वैसा हो जाए। तो यहाँ पे तो उसने इक्वलेंस रिलेशन बोला है, ठीक है। अब देखो अगर आर के अंदर ए सेट के ऊपर डिफाइन है 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखो चारों एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट। तो उसका मतलब क्या है, फिर तो सारे एलिमेंट हमें चाहिए होंगे, जितने भी सारे पेयर हमें चाहिए होंगे, जितने भी बन सकते हैं, तभी जाके वो इक्वलेंस होगा। मतलब जैसे हमने बोला था कि अगर 1 2 3 4, ठीक है, तो इसने बोला 1 2 मतलब ये दोनों हैं, 2 3 मतलब ये दोनों हैं, और 3 4 ये हैं। तो ये अगर सारे कनेक्ट हो गया तो फिर तो हर बंदा हर सी चीज से कनेक्ट होना चाहिए। तो सारे कनेक्ट का मतलब कि 4 × 4 16, उसमें से 3 एलिमेंट दे रखे हैं तो 13 और हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। और अगर मान लीजिए ये 4 इसके साथ कनेक्ट नहीं होता, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि इन तीनों में हमें सब सारे जितने भी पॉसिबल पेयर हैं सारे चाहिए होते, और इसमें केवल 4 4 चाहिए होता बस, क्योंकि ये अलग है मिनिमम निकालने, ठीक है। और जिसको नहीं समझ में आया वो हमारे लेक्चर्स देख ले, हमने यूट्यूब पे वीडियो भी डाला है इसका अलग से, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रोसीजरल क्वेश्चन है, केवल 1 से 4 तक जा रहे हैं, और ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर कहीं पे भी इन्वॉल्व होता है तो जहां जहां पे वो इंटीजर होता है वहां ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पे मतलब 2 और 3 पे ब्रेक करना पड़ेगा तो आराम से आंसर आ जाएगा। 2 और 3 पे ब्रेक करेंगे मतलब 2 और 3 के बीच में मान लिया इसको 2 लिखा तो ये तो एक पैराबोला हो जाएगा, ठीक है। तो उसके ऐसे पीस वाइज ग्राफ बन के और आंसर तुरंत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ऑलमोस्ट सारी बुक्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। साइन इनवर्स के अंदर जो चीज लिखी है, जो कॉस इनवर्स के अंदर लिखा है, तो देखो इनको सेम बना सकते हैं, इसको +½ करके -1 बाहर निकाल दें। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कोई इंटीजर आ जाए तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, फिर ये दोनों चीज सेम बन जाएगी, दोनों ही -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो काफी डोमेन इसका छोटा हो जाएगा उस कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि वेरिएंस ऑफ इसका इतना है, वेरिएंस ऑफ इसका इतना है। तो ये भी देखो नॉर्मल सा प्रोसेस है कि अगर एलिमेंट्स में हमने कोई कांस्टेंट जोड़ा तो वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेरिएंस अल्फा स्क्वायर टाइप हो जाए। तो क्वेश्चन पढ़ते समय मेरे को समझ आना चाहिए कि उसी तरह की ये कुछ चीज होगी जो ये पूछ रहा है। नेक्स्ट हो गया कि ये तीनों एपी में हैं, ये तीनों जीपी में हैं, ठीक है। ये तीनों एपी में हैं, उसको लगाओगे एक इक्वेशन बन जाएगा ए और बी के अंदर। ये तीनों जीपी में हैं, उसको लगाओगे तो एक दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व कर लिया। सॉल्विंग दिखने में थोड़ा सा डरावना सा होगा, तो मतलब राउंड 1 और राउंड 2 भी रख सकी। यहाँ पे देखो कि इसका स्क्वायर बराबर दिस इनटू दिस आएगा, तो वहां थॉट जिसे बोलते हैं ना आने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द इक्वेशन सॉरी रूट्स ऑफ दिस, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस अल्फा हो गया और अल्फा बीटा बराबर बीटा हो गया, ठीक है। फिर इसने बोला कि अल्फा बीटा बराबर नहीं है, तो यहाँ से अल्फा बीटा बेसिकली सॉल्व भी हो जाएंगे, उनको यहाँ रखोगे तो एक सिंपल इनइक्वालिटी है मॉड वाली जो सॉल्व हो जाएगी। मतलब कोई खास इसमें कैलकुलेशन नहीं है, राउंड 1 में ही होना चाहिए, राउंड 1 में ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये, इसमें की लर्निंग क्या है, वही कि x-6 का वेरिएंस निकालो, ये ठीक है, या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो या x का निकालो, वो सेम ही होगा। और फिर ये 3 3 3 मल्टीप्लाई कर लिया तो उसका 9 गुना हो जाएगा,
ठीक है, तो इसी को हम कैपिटल एक्स बोल सकते हैं, तो ये कैपिटल एक्स स्क्वायर हो गया। तो इनका मीन एंड वेरिएंस निकाल के इसके साथ क्लब आराम से कर राउंड 1 में ही होना चाहिए। ठीक, द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। अब इनवर्स अगर हमें आता है तो ये ओरली निकाल सकते हैं। ये ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनाते हैं, तो उसमें देख लिया कि 12 कहाँ पे आएगा। ठीक है, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, फिर उसके हिसाब से लाइन का इक्वेशन लिख के इसको लिख सकते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। साइन और साइन इनवर्स जब हटाएंगे तो उसके बाद तो एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, सॉल्व हो जाएगा आराम से। तो राउंड 1 के लिए ठीक है। फिर ये वाली चीज हो गई। अब इसमें क्या है, सिग्मा n रेज़ टू पावर 4 ये सब देके आई विल कीप इट फॉर राउंड 2। ठीक है, फिर इसने ये बोला 100 ऑब्जर्वेशन है, फिर यहाँ मॉड वॉड लगा रखा है, तो अगेन राउंड 2 के लिए आई विल कीप। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिस, ये ठीक है। अब फिर उसने a बोला है कि ये नोन नंबर है, उसकी पावर 1/4। तो हमने FOM में देखो ये बोल रखा है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट हो तो अंदर मोस्ट प्रोबेबली परफेक्ट स्क्वायर बनना होगा। तो उस पर अगर हम थोड़ा सा भी काम करेंगे तो क्लिक हो जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और उसके बाद जो चीज आएगी वो फिर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 1/4 ऐसे ही उड़ जाएगा। जीपी का इनफाइनाइट सम कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर तुरंत ही बन जाए, मेरे को दिख जाए तुरंत कि ऐसे ऐसे ब्रेक हो रहा है, तब तो राउंड 1 में, अदरवाइज राउंड 2 में, ये ठीक है, या राउंड 3 में। अगर क्लिक नहीं करा, वो डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी क्लिक करता है ये वाला थॉट, अगर पता है तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये, अच्छा यहाँ पे जब इसने बोला कि पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो 1/x प्लस 1/y लेस देन इक्वल टू 2√2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम ये मान सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू, तो मोस्ट वाली इक्वालिटी पे ही कुछ आंसर आ रहा होगा। और फिर तुक्का अगर मारे कि x और y बराबर है, ठीक है, तो अगर x और y बराबर है तो x और y दोनों ही 1/√2 के बराबर हो जाएगा, तब यहाँ इक्वालिटी आ जाए। बट उस पर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो उसका मतलब क्या कि ये तुक्का फेल हो जाएगा, ये लगाएंगे नहीं। बाई चांस आंसर तो फिर भी मैच हो जाएगा इससे, बट दैट इज नॉट द करेक्ट प्रोसीजर। वो तो यहाँ पे मैच हो गया और कहीं नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ इसको देख के हमने बोला ना कि x बराबर y आ जाएगा, वो वहां पे सेटिस्फाई नहीं हो, इसलिए नहीं मारेंगे। फिर तो इसे प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे, तो राउंड 2 या 3 के लिए रख। सो दिस इज इट, दिस वाज मैथमेटिक्स का एनालिसिस है। जैसा मैंने बोला है कि पेपर देने के बाद एक तो हमें खुद भी अपना एनालिसिस करना चाहिए उस पेपर का, कि हमने कितने क्वेश्चन किए, कितने छोड़े, कितने जो आते हुए क्वेश्चन थे जो मेरे से होने चाहिए थे वो मेरे से छूट गए और उसका रीजन क्या है, एक पेज की समरी बनाए, और कितने क्वेश्चन में गलत किए, गलती का रीजन क्या है। तो हर जो जेईई मीट्स का पेपर हो रहा है सबका 1 पेज का समरी होना चाहिए, मतलब ज्यादा बाल की खाल भी ना निकालें। ये मैंने पहले भी लेक्चर में बोला था जेईई मीट्स के एनालिसिस में, और ये एनालिसिस भी जरूर देखें कंप्लीटली, बिकॉज पूरे दिन में अगर आप 1 घंटे की ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस होता है उसको देख लेंगे तो बहुत सारे ऐसे इंसाइट मिल सकते हैं जो आगे चल के, मतलब सारे पेपर का जब तुम एनालिसिस देखोगे तो आगे चल सकता जाके हो सकता है कि 3-4 पॉइंट तुम्हारे काम आ जाए एक्चुअल पेपर में, वही वारे न्यारे कर देगा। एग्जैक्ट एक्चुअल पेपर जब हम दे रहे होंगे ना, वो उसी से रैंक के वारे न्यारे हो जाएंगे। तो इसलिए इसको स्किप ना करें, ये ठीक है, जरूर देखें, कम से कम 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं अगर हमें टाइम बचाना ही है तो। ये ठीक है, इतना ही टाइम हमारा वैल्यूएबल है, बट इट विल बी ए वेरी 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 गुड, जिसे बोलते हैं ना, एडिशन टू आवर नॉलेज, कि अगर हम इसको देखते हुए चलें। कुछ बच्चे ये सोचेंगे बिल्कुल लास्ट में देख लेंगे दिसंबर में जाके, तो ऐसा नहीं है। जो लर्निंग होती है उसको हजम करने में, एग्जीक्यूट करने, अब जैसे मैंने इसमें कुछ शॉर्टकट्स बताए हैं कि ऐसे देख सकते थे, ऐसे देख कर सकते थे, तो आगे के जो पेपर्स आएंगे उसमें कॉन्शियसली हम क्वेश्चन के ट्राई ना करें कि हर क्वेश्चन में हम जबरदस्ती शॉर्टकट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सोचने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअल सॉल्यूशन की बजाय। तो हो सकता है कि हमारे पेपर में 3-4 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हो, बट इन पॉइंट्स को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो कहीं कहीं खुद ही हमें समझ में आएगा कि ये डायरेक्टली ऐसे हो जाएगा। तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। इस चीज का ध्यान रखें। ओवर टू केमिस्ट्री। जो भी हम टेस्ट लिखते हैं जेईई मेन के लिए, मान लो जेईई मेट्स के ये टेस्ट हैं, इनका मतलब होता है कि एक्चुअल सिचुएशन से अभी से रूबरू होना, फेस टू फेस करना, ताकि एक्चुअल एग्जाम के अंदर आपको दिक्कतें ना हो। हर टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर रखे हैं। इस बार थोड़ा एक्सपेरिमेंट ये किया है, बहुत ही थॉटफुल एक्सपेरिमेंट है ये, कि हमने टफ वाले क्वेश्चन शुरुआत में लिए हैं जो सिंगल करेक्ट वाले हैं, ताकि बच्चा पहला क्वेश्चन देखे, दूसरा क्वेश्चन देखे, उसको थोड़ा टफ लगे, उसको ऐसा लगे पेपर बहुत टफ है। बट यहीं पर तो एक बात निकल के आती है कि जिस बच्चे ने पेपर पूरा प्रॉपरली देखा, पहले दूसरे तीसरे का टफ क्वेश्चन भी मिले तीनों ही सब्जेक्ट्स में, तो वो विचलित ना हो, वो प्रभावित ना हो, और वो ये मान के चले कि ये टफ पेपर है तो सबके लिए टफ है, और वो आगे बढ़कर के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन उसको कंफर्टेबल लगते हैं उनको सेलेक्ट करे पहले राउंड के लिए, और उन क्वेश्चन को सॉल्व करे, और टफ वाले क्वेश्चंस को टाइम मिलता है तो बाद में आए। ये स्ट्रेटजी बेस्ट स्ट्रेटजी है फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर वेयर इनिशियल क्वेश्चंस इन सिंगल करेक्ट जो हमने टफ रखे थे। क्वेश्चन आपके सामने ये है, जैसे अमाउंट ऑफ 0.1 मोल ऑफ द CH3NH2। पता है कि ये प्राइमरी अमीन जो है ये एक बेस है, इसका केवी भी दिया हुआ है, मिक्स्ड विद दिस मच ऑफ HCl। ऑफ कोर्स बेस और HCl मिलाओगे तो रिएक्शन तो होगी एसिड बेस रिएक्शन, जैसे यहाँ लिखी हुई है। ऑफ कोर्स HCl की अमाउंट कम है तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो एक तरीके से ये कॉम्बिनेशन ऐसा बन गया कि ये बेसिक बफर है, और बेसिक बफर में आपको पता है कि हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई करनी है। हेंडरसन इक्वेशन मतलब POH = PKB + log of salt upon base। एग्जिस्टिंग अमाउंट मतलब जो अभी करंट अमाउंट पड़ी हुई है रिएक्शन के बाद में लगाओगे तो
POH आ जाएगा, OH माइनस आ जाएगा, H प्लस भी आ जाएगा। वैसे अच्छा क्वेश्चन है जेई मेन पॉइंट ऑफ क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा है, आयनिक में डॉक्टर प्राची प्रिपेयर्ड 100 ml सॉल्यूशंस। अब पता नहीं डॉक्टर है तो आयनिक के सॉल्यूशंस क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, सवाल है तो है। एक्सीडेंटली मिसप्लेस देयर लेवल्स, ठीक है, P, Q, R, S ये सब हैं। एनालिसिस शी कंक्लूडेड दैट वन बीकर शोज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पता है जब आएगी जब वो जितने ज्यादा डिसोशिएट हो और नंबर ऑफ आयंस प्रोवाइड करे। तो ये तो बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर तो Q होना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन Q से स्टार्ट होना चाहिए, तो इसका मतलब ये रूल्ड आउट है, तो Q यहाँ है ही। ऐसे आप पढ़ोगे वन हैज द लोएस्ट पीएच, लोएस्ट पीएच वो होगी जो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, ये तो बेसिक है, ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, बेसिक है, तो फिर तो P हो गया। तो P आंसर आ गया, P आंसर आ गया, दो ऑप्शंस में है तो ये हो गया, तो ये भी रूल्ड आउट। कई बार इसी तरह के स्टेटमेंट जब हम पढ़ते हैं तो ऑप्शंस एलिमिनेट होते जाते हैं, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है। वैसे इसके लिए पूरी नॉलेज चाहिए, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का भी आइडिया होना चाहिए, एसिड बेस का भी होना चाहिए, बफर का भी आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम से कि 0.5 एटमॉस्फेयर ऑलरेडी A2 का था, उसके बाद थोड़ा AB मिलाया, AB ने A2 B2 दिया, तो ऑफकोर्स 0.5 तो पहले से था प्रेशर, X और आया तो X B2 भी आएगा। ये KP का एक्सप्रेशन लगाओगे, नहीं AB का तो एक्टिव मास कांस्टेंट ही है तो वो तो लोगे नहीं एक्सप्रेशन में, तो फिर जैसे ही एक्सप्रेशन लगाओगे पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 मतलब 0.5 प्लस X इंटू X, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से X की वैल्यू हो जाएगी। तो फिर तो क्वेश्चन में जो भी कैलकुलेट करना है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बस थोड़ा क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का हल्का सा पेन तो लेना पड़ेगा। हाँ, ये क्वेश्चन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब ये एक तरीके से बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है। कई बार बच्चों को रिजल्ट भी याद रहता है कि A सॉलिड लिया, B सॉलिड लिया और C कॉमन है। साइमल्टेनियसली अगर दोनों साथ में लिए हुए हैं तो एक तरीके से C का जो प्रेशर होगा, ये X बना, ये X बना, ये Y बना, ये Y बना, तो ओवरऑल C का जो प्रेशर हो गया X प्लस Y हो गया। उसके बेसिस पे आप जब टोटल प्रेशर कैलकुलेट करते हो तो ओवरऑल रिजल्ट ही जो आता है वो ये वाला आता है। टोटल प्रेशर का टोटल प्रेशर पूछा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी है। किन बच्चों को अगर याद होगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी है, तो कोई बच्चा तो ऐसा होगा जो 5 सेकंड में ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। कोई डिराइव करेगा तो उसको 1.5-2 मिनट लग सकता है, बट वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बच्चे आराम से कर सकते हैं, इतना टाइम अवेलेबल होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हाँ, अच्छा सवाल है। आयनिक में थोड़े क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे गए हैं। अब जैसे ये बात बहुत बेसिक होती है, बच्चों को बताया जाता है कि pH ऑफ द 1 × 10⁻8 MHCl। वैसे तो बच्चे सीधा H प्लस कंसेंट्रेशन 10⁻8 है तो pH 8 बता देते हैं। अरे 8 कैसे होगी भाई, HCl है, वैसे भी एसिड सॉल्यूशन है तो pH 7 से कम होगी। क्यों सर, टेम्परेचर तो दिया ही नहीं 25 डिग्री सेल्सियस। अरे टेम्परेचर ना दिया वो और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो तो वी अज्यूम द टेम्परेचर टू बी 25 डिग्री सेल्सियस, तो वो तो बात क्लियर है। और वैसे भी ऐसे में एक्सट्रीमली डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन है तो वाटर से आने वाला H प्लस भी तो काउंट होगा, तो कॉमन आयन इफेक्ट फ्रॉम वाटर शुड बी कंसीडर्ड। ऑफ कोर्स pH 7 से कम होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बाकी सेकंड बड़ा आसान सा स्टेटमेंट है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर H प्लस के डिफरेंस के बेसिस पर आयनिक प्रोडक्ट टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। ये बच्चों को क्लास में सिखाया जाता है, बिकॉज वाटर का डिसोसिएशन एंडोथर्मिक है और ली चैटलियर प्रिंसिपल से एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डिसोसिएशन बढ़ेगा। लास्ट वाला बढ़िया पॉइंट है, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ द वीक मोनोप्रोटिक एसिड टाइटेड विद स्ट्रॉन्ग बेस, हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट का मतलब हो गया कि आधा एसिड बचा है और आधा कंजुगेट बेस, तो ये एसिडिक बफर हो गया। और एसिडिक बफर में जब सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन इक्वल होती है तो हेंडरसन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन या मोल्स अगर सेम है तो लॉग वाला टर्म ही गायब हो गया, तो pH इज इक्वल टू pKa बराबर होगा, इसमें हाफ लगा दिया तो इसलिए गलत हो गया। इस तरीके से वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2 से 2.5 मिनट लगेंगे प्रॉपर्ली सॉल्व करने के लिए। जल्दी जल्दी में नहीं, जल्दी जल्दी में तो एक भी गड़बड़ हो गई तो नंबर कट जाते हैं कई बार। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, मतलब इट्स अ गुड क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गिवन सॉल्ट, अब जैसे KSP है तो ये तो 1:1 सॉल्ट है, तो इसका मतलब S1 का स्क्वायर हो गया। अब ये 1:2 का सॉल्ट है, जिंक हाइड्रोक्साइड, तो ये जो वैल्यू हो गई मान लो 4S2 क्यूब हो गया। ऐसे ये 1:2। अब ये वाली बात है, कई बार बच्चों को ये बात हम सिखाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट की बात करते हैं कि मर्क्यूरस क्लोराइड, जिसे हम कैलोमल भी बोलते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड के रूप में भी यूज इस्तेमाल होता है। मर्क्यूरस क्लोराइड जब टूटता है तो ये 3 आयन देता है एक मॉलिक्यूल, टूटने के बाद मर्क्यूरस आयन देता है और 2Cl माइनस देता है, 4 नहीं देता, तो मर्क्यूरस आयन के फॉर्म में देता है, इसलिए 1:2 सॉल्ट है। तो यहां भी फॉर्मूला वही लगना है 4S3 क्यूब, और इस तरीके से S1 निकाल लो, S2 निकाल लो, S3 निकाल लो। वैसे साफ दिखाई पड़ता है, पावर से भी आइडिया लगता है कौन सी चीज बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, तो एक तरीके से आंसर का आप कैलकुलेट कर दो। बट इस क्वेश्चन में काफी क्लोज आंसर होने की वजह से आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो अगर 2 से 2.5 मिनट 3 मिनट भी लगते हैं ऐसे क्वेश्चन में तो वर्थ गिविंग 3 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, कॉम्प्लेक्स वैसे ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन पहले पूछ चुका है एक्चुअल एग्जाम, तो ऐसे हम काफी क्लोज वाले क्वेश्चंस भी लेते हैं जो एग्जाम में कई बार आ रखे हैं। ये क्वेश्चन इतना कॉमन है, इतना घिसा पिटा है, बट आज भी इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि
कोई कॉम्प्लेक्स है जिसका ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ट्रीटमेंट पे H2SO4 कंसेंट्रेट H2SO4 इतना मास लूज कर दिया। आपको पता है, ऑप्शन से भी मालूम पड़ता है कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर रखे हैं, ये जो बाहर रखे हैं लिगेंड्स वाले नहीं ना, जो बाहर हैं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 पावरफुल डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस है, तो ये बाहर वाला H2O को खींच लेगा। और बाहर वाला H2O कितना खींचेगा वही तो पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो फिर क्रोमियम का एटॉमिक मास पता है, क्लोरीन का पता है, इसका मोलर मास अगर कैलकुलेट करोगे तो शायद 266.5 आ जाता है। उसका अगर 13.5% निकालोगे इसके मोलर मास का, तो मोलर मास ऑफ C12O6Cl3Cr इनटू 13.5% अपॉन 100, ये लगभग 36 आता है। 36 मतलब 2H2O, 2 मोल्स वाटर, 2 मोल्स वाटर मतलब पर मोल मॉलिक्यूल में 2 मोल्स अगर वाटर अगर रिमूव होने हैं तो 2 मोल वाटर तो यहां दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब सेकंड शुड बी द आंसर। हाँ, लेकिन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन में ही काउंट होगा वैसे। हाँ, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस्ड में एक बार आया हुआ है क्वेश्चन। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर एडवांस वाला क्वेश्चन मेरे पूछ रहे हो, अरे पागल हो क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या मेन क्या एडवांस्ड, कई बार फैक्चुअल चीजें पूछी जाती है, कई बार मतलब ये जैसे यही क्वेश्चन है, ये क्लासिकल एग्जांपल है कि भाई किस तरीके से हम सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ते हैं इन द कार्बोनिल कंपाउंड्स। एनसीईआरटी में लिखी हुई है बातें अच्छे से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एंड के चैप्टर बिल्कुल एंड में सिनर्जिक बॉन्डिंग के बारे में कार्बोनिल में अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये बॉन्ड लेंथ, CO की बॉन्ड लेंथ लॉन्गेस्ट होगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि CO का बॉन्ड वीकेस्ट है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट सिनर्जिक बॉन्ड बनना है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट M सिनर्जिक बॉन्ड ऐसा बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है उसमें, C और ये O इस टाइप का। तो जो भी बॉन्ड ऑर्डर है, ये जितना वीक बॉन्ड होगा तो ये स्ट्रांग होना चाहिए, ये सिनर्जिक बॉन्ड है। तो ये सिनर्जिक बॉन्ड स्ट्रांग जब होगा जब मेटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के CO के अंदर जो कार्बन का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार, उसके अंदर आसानी से लोन पेयर दे सके, तो उसके लिए नेगेटिव चार्ज होना जितना जरूरी है, तो वो आयरन के अंदर है। तो वो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा सेंट्रल एटम पे, उतना आसानी से वो बैक बॉन्ड बनाएगा, पाई बैक बॉन्ड। तो इसलिए ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर पता था तो ये होगा, वरना ये क्वेश्चन आपको होगा नहीं। हाँ, ये एक इजी क्वेश्चन है। पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन, सल्फर, जर्मेनियम, ये हो गया। तो इसका मतलब D शुड मैच विद 1। अब D शुड मैच विद 1, ये रूल्ड आउट, ये रूल्ड आउट, पता चला 2 ही ऑप्शन है। मतलब ऐसे करके अगर आप देखोगे तो ये तो एक आसान सवाल है, मैं क्या ही एक्सप्लेन कर, मतलब ये ज्यादातर बच्चों का ये क्वेश्चन सही हुआ। किसी का अगर ये गलत हुआ है तो फिर तो आपको थोड़ा सा वार्न होने की जरूरत है कि शायद आपने रिवीजन प्रॉपर नहीं किया। रिवीजन करके जाएं अपने टेस्टों से पहले। इजी क्वेश्चन, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर ये 2 रिएक्शंस हैं, इन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हुए हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का फाइंड आउट करना है। अब ये रिएक्शन कैसे आएगी? एक काम करो, सल्फर तो है नहीं इसमें, तो पहली वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके उल्टा करो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर 52 इंटू 2 की पावर होल 2, तो 10 की पावर 104 आ गया, और वो 10 की पावर माइनस 104 आ गया। फिर उनको ऐड कर दो, 129 में से 104, 25 बचा, यही आंसर आ गया। मतलब ये क्वेश्चन ओरली हो जाते हैं, मतलब ये तो इजी क्वेश्चन भी काउंट होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे इजी पोर्शन, इजी क्वेश्चंस यही वाले होते हैं। हाँ, वैसे ये क्वेश्चन अच्छा है, जिसको नहीं पता होगी। मतलब इसमें क्या है कि आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं H2O में, और H2O एक्सेप्शनल केस है, डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ H2O सॉलिड। इस पॉइंट का यूज करना है। तो अगर ये फॉरवर्ड में फेवर करवाना है हमें, तो एक तो सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो सॉलिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है, तो यू विल हैव टू गिव द एनर्जी। तो इसका मतलब यह है कि हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हाई टेम्परेचर इज नीडेड। तो हाई टेम्परेचर कहाँ है? यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये नहीं चलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये ज्यादा डेंस है। वैसे यूजुअली ये होता है कि किसी भी सब्सटेंस के लिए यूजुअली सॉलिड इज डेंसर देन लिक्विड, बट यहाँ लिक्विड वाटर इज मोर डेंस देन आइस। तभी तो आइस ऊपर तैरता रहता है लिक्विड वाटर के ऊपर में। तो इसका मतलब हाई प्रेशर, प्रेशर कब बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो मोर डेंस फेज इज प्रोड्यूस्ड, तो ज्यादा डेंस प्रोडक्ट है, तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा फॉर द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द फेज चेंज। तो हाई प्रेशर चाहिए, हाई प्रेशर वाला ये ऑप्शन है। तो थर्ड, वैसे कभी कभी जल्दी जल्दी में क्वेश्चन इस बच्चे गलती कर देते हैं कि याद नहीं रखते कि H2O लिक्विड की डेंसिटी H2O सॉलिड से ज्यादा है, एंड दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। कोऑर्डिनेशन में एक आसान क्वेश्चन है, इतना स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इसका मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से केस में होंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में D6 है, सब पेयर हो जाएंगे, D2G 222 EG 00, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। D2, हाँ यही है बस आंसर। 2 हैं अनपेयर्ड हैं, और पेयरिंग की जरूरत ही नहीं है। क्यों? जब EG वाले खाली हैं तो फिर पेयरिंग जब भी करानी है जब जरूरत हो, अननेसेसरली पेयरिंग नहीं करवानी है हमें। तो ये तो आसान क्वेश्चन हुआ। फर्दर, द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ द 0.492 ग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। मोल कॉन्सेप्ट में 10 में से
3 या 4 बार यही सवाल आता है। यही सवाल का मतलब ये डेटा चेंज हो जाएगा, इस मास की जगह कुछ और चेंज हो जाएगा, CO2 का मास कुछ डिफरेंट चेंज हो जाएगा। आप देखो ये मास है टोटल, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें CHO है, अच्छा ठीक है, और उसमें से इतना मास है CO2 का, तो मास ऑफ कार्बन कितना हो गया 0.9793, इतने मास अपॉन CO2 का मोलर मास 44, कार्बन का 1 मोल है इनटू 12, इतने ग्राम कार्बन हुआ। इसलिए हाइड्रोजन का मास भी निकाल लो, 0.442, वाटर का मास है, 18 से डिवाइड किया वाटर के मोल्स, 2 से मल्टीप्लाई किया H के मोल्स इनटू एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, इतने ग्राम हो गया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का मास पता है, कार्बन का मास पता है, ये जोड़ करके इसमें से घटा दो तो किसका मास आ गया, ऑक्सीजन का मास आ गया। जब तीनों ही मास आ गए तो फिर आपको जो चाहिए वो कैलकुलेट कर लो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, वी कैन फाइंड आउट ऑक्सीजन का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, यू गेट योर आंसर। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये जेईई मेन के एक्चुअल एग्जाम्स। हाँ ये देखो CU2O प्लस ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें बैलेंसिंग करवा रहे हैं, तो बैलेंसिंग में अब देखना पड़ेगा, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैंगनीज +7 में है, मैंगनीज +4 में आ गया, कॉपर +2 में आ गया, बाकी तो बेसिक मीडियम मेंशन करवा रहे हैं। तो बैलेंसिंग करोगे तो +7 से +2 5 का चेंज है, +1 से नहीं यहाँ से यहाँ +3 का चेंज है, और ये +1 से +2 में गया 1 का चेंज है, 1 में 2 कॉपर है तो 2 का चेंज है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ 3 का प्रोडक्ट आ गया, यहाँ 2 का प्रोडक्ट आ गया, बैलेंसिंग करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इज अ वेरी क्विक and comfortable method for balancing the redox reaction that you will follow and you get your answer। हाँ ये अच्छा सवाल है, थोड़ा नया टाइप का है, मतलब ट्रेडिशनल क्वेश्चन से अलग है, आपका दिमाग यूज करवा रहे हैं वो। तो डोनाल्ड रिसर्चर, अब डोनाल्ड ट्रंप है क्या साहब, ठीक है, आजकल वो बहुत चर्चा में रहते हैं। तो रिसर्चर एट ए क्वांटम कंप्यूटिंग लेबोरेटरी डेवलप्स एन एल्गोरिथम टू इन्यूमरेट ऑल द परमिसिबल क्वांटम नंबर्स, ठीक है, द एल्गोरिथम जनरेट द ऑल पॉसिबल क्वांटम नंबर्स, मतलब NL ML और MS की जो डेफिनेशन है वो तो है ही, साथ में कंडीशन अप्लाई करनी है कि n की वैल्यू 4 या उससे कम ही लेनी है, L + M का सम इवन ही होना है, ये की पॉइंट है, और अगर 0 आएगा ये तो 0 को इवन में लेंगे, तो ये ध्यान में रखते हुए, और MS की एक ही वैल्यू लेनी है, केवल -½ वाली, +½ वाली नहीं लेनी है, और जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा। तो वैसे ये क्वेश्चन टफ में काउंट होगा, मतलब मॉडरेट टू टफ मान सकते हो इस सवाल। हाँ अब इसके अंदर देखो ये एक सवाल नहीं है तो ये 4 नंबर का एक सवाल, बट इसके अंदर टोटल जो है वो 8 पॉइंट्स पूछे, तो आधे आधे नंबर के हो गए एक तरीके से, मतलब इसमें अच्छा खासा काम करना पड़ेगा आपको। तो लास्ट में पूछ रहे हैं कौन से स्टेटमेंट सही है, ये देख लिया करो सही पूछ रहे हैं या गलत वाले पूछ रहे हैं, करेक्ट या इनकरेक्ट शब्दों में फंसना नहीं है। तो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, अब हमें पता है कार्बन किससे कनेक्टेड है, कार्बन फ्लोरीन से कनेक्टेड है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा, और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो पहला ऑर्डर सही है। ऐसे ही ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, साइज का ये ऑर्डर भी सही है। आयोनाइजेशन एनर्जी में निकल पैलेडियम प्लेटिनम टॉप टू बॉटम आने पर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, प्लेटिनम की आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट है पूरे फैमिली के अंदर, ग्रुप के अंदर, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। ऐसे चेक करते चले जाएंगे तो फिर एक गलत यहां भी आएगा, क्यों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन जनरल टर्म। तो क्लोरीन हाईएस्ट है, ये बात सही है, आयोडीन लोएस्ट है, बट क्लोरीन के बाद नेक्स्ट नंबर फ्लोरीन का आता है, ब्रोमीन का नहीं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ब्रोमीन से ज्यादा है, तो ये गलत हो गया, तो 2 गलत हो गया, बाकी सब सही है। सो दिस इज हाउ यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। तो पेपर ओवरऑल मेरे हिसाब से थोड़ा हल्का अपर लेवल साइड था। करते रहिए क्वेश्चन, पढ़ते रहिए, एनालाइज करते रहिए, टेस्ट देने के बाद टेस्ट पेपर को जरूर एनालाइज करते रहें। आप मान के चलिए नंबर थोड़े कम आ रहे हों या अच्छे आ रहे हों, बट आप सीख तो रहे हैं, और ये सीखते सीखते जाएंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, नॉलेज बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस ही आपको पूरा का पूरा युद्ध जितवाता है। अब हम जेईई मेंस PT3 का पेपर का एनालिसिस करेंगे। ये ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए। फर्स्ट इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट गिवन है, ट्रोपोलोन के बारे में पूछा है, और ट्रोपोलोन का स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो एरोमेटिसिटी का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाते हुए ये क्वेश्चन हो जाता है। तो ये एक आसान कैटेगरी का क्वेश्चन है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछी है। नेक्स्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन पूछा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत आसान से है, जिसमें रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट पूछा गया है कि यहाँ इक्वल बॉन्ड बनेंगे, यहाँ अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बॉन्ड बनने के कारण डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होगी, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, केवल इसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन हो जाता है। तो ये एक आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट एनायंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है। एरोमेटिक रिंग के साथ एनायन रेजोनेंस कर रहा है, जिसमें कभी पैरा पोजीशन पर मिथॉक्सी ग्रुप है, कभी एल्डिहाइड ग्रुप है पैरा पोजीशन पे, कहीं मिथाइल पैरा पोजीशन पर ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये ग्रुप
एनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे कि कम करेंगे, ये ऑर्डर, रेजोनेंस इफेक्ट, आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, इनसे देखना है। तो ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है जिसमें पैरा पोजीशन पर रेजोनेंस इफेक्ट कब काम करेगा, कब काम नहीं करेगा, वो पहचानते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना। तो एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन। अगर इस तरह के क्वेश्चन बहुत से किए हुए हैं आपने, तो फिर ये आसान लेवल का क्वेश्चन माना जाना चाहिए। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए हुए हैं और लॉजिक के बेसिस पे देखेंगे तो क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, इसलिए इसको मैंने मॉडरेट लेवल पे डाल। नेक्स्ट टॉटोमेरिज्म का क्वेश्चन है, इनऑल कंटेंट का क्वेश्चन है। टॉटोमेरिज्म में पढ़ा है, इनऑल कंटेंट के बेसिक आइडिया भी है, तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट 5 स्टेटमेंट गिवन है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन का, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का, कॉन्जुगेशन का, कैटायन की और एनायन की फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी से रिलेटेड। तो ये एक अगर अलग अलग स्टेटमेंट होते तो मैं बोलता आसान स्टेटमेंट है सारे के सारे, लेकिन एक साथ दिए हैं, थोड़ा सा टाइम ये बढ़ा देते हैं, इसलिए इसको मॉडरेट लेवल में बोल रहे हैं। वास्तव में मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन नहीं है। अगर अलग अलग दो स्टेटमेंट दिए जाएं तो ये आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में जाना चाहिए, पर 5 स्टेटमेंट है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इसको लेंथी मानते हुए मॉडरेट क्वेश्चन बोल रहा हूं। नेक्स्ट है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का आसान सा क्वेश्चन है, फंक्शन ग्रुप से नंबरिंग करनी है, मल्टीपल बॉन्ड को फंक्शन ग्रुप के बाद में प्रायोरिटी देनी है, नंबरिंग करो, नेमिंग इसमें आ जाएगी, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपको अच्छी तरह से रेजोनेंस देखना है, कहाँ रेजोनेंस सबसे ज्यादा है, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो कॉन्सेप्ट जो बार बार टीचर्स बताते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉलिक ग्रुप से ज्यादा होती है। केवल ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखने पर ये क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन बोला जाए। यहाँ पूछा गया है C3H6D एंड Cl, मतलब 3 कार्बन है जिसपे ड्यूटेरियम और Cl को अलग अलग पोजीशन पे या सेम पोजीशन पे लगा के स्ट्रक्चर्स बनानी है। जैसे मान लीजिए कि ब्रोमीन और क्लोरीन को इस 3 कार्बन के स्केलेटन पे अरेंज करके स्ट्रक्चर्स बनानी है। तो ये एक आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो इजी लेवल का क्वेश्चन है। हेलो बच्चों, आज हम जेई मेट्स का जो पार्ट 3 टेस्ट नंबर 3 है उसका एनालिसिस करते हैं। इसके जो प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो बड़ा आपके पास मिल गए होंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक एनालिसिस कर रहा हूँ कि कौन सा सवाल पहले करना है और कौन सा सवाल बाद में करना है, और जो सवाल छांटे हैं या फिर सवालों जो सीक्वेंस रखा है उसके बीच हमारी क्या थॉट प्रोसेस रही। ये तो आपको पता लग गया होगा कि पेपर थोड़ा सा टफर साइड का रहा है। जिस तरह का जेई मेन का फिजिक्स का पेपर पूछते हैं उसके मुकाबले वाला पेपर काफी टफ था, एंड ये इंटेंशनल था, ये तुक्के से नहीं था। ना केवल सवाल टफ थे बल्कि तुमने नोटिस भी कर लिया होगा कि हमने सवालों की जो पोजीशनिंग है वो भी टफ रखी है। हमने जो शुरुआत वाले जो क्वेश्चंस थे ना वो टफ रखे हैं, बाद में मीडियोकर रखे हैं, और लास्ट में हमने थोड़े से आसान वाले सवाल रखे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ बच्चों को चैलेंज करने के लिए थे, खासतौर से जो बच्चे थोड़े से अपने कंफर्टेबल जोन के अंदर रहते हैं उनको चैलेंज करने के लिए थे, और उस चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर वो बच्चा किस तरीके से निखर कर बाहर आता है ये हम देखना चाहते। तो ये मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों के लिए एक अच्छी खासी वेकअप कॉल भी होगी, और ऐसी सिचुएशन एक्चुअल जेईई मेन के अंदर भी आ सकती है। यही हमारा थॉट प्रोसेस उस पूरे पेपर को बनाने के अंदर था। तो ध्यान रखिएगा कि हमने ये जो सीक्वेंस रखी है, ये सवाल भी टफ थे और पैटर्न भी हमने थोड़ा सा टफर साइड का रखा कि जिससे बच्चों को थोड़ी सी परेशानी आए, और ऐसी परेशानी अगर उसके पास जेईई मेन में एक्चुअल में है तो उसको लगे कि हाँ फेस कर रखिए एंड आई नो हाउ टू ओवरकम इट। चलिए, जो सबसे पहले वाला जो सवाल था बेटा, मेरे ख्याल से किसी बच्चे को मान लो कि स्ट्रिंग कंस्टेंट वगैरह में अगर इशू हो तो उस बच्चे के लिए तो ये राउंड 2 का सवाल ही। हालांकि शुरुआत में बेटा इतने कुछ टफ सवाल है कि किसी बच्चे को ऐसा भी लग सकता है कि सर ऐसा तो ये भी राउंड 2, ये भी राउंड 2, ये भी राउंड 2। हमारा बिल्कुल ऐसा हो सकता है, राउंड 1 वाले सवाल थोड़े से लास्ट में जाके मिल सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो किसी बच्चे को अगर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में अगर इशू हो तो बड़ा ऐसे केस के अंदर उस बच्चे को राउंड 2 में करना चाहिए, अदरवाइज बड़ा ठीक है राउंड 1 में भी कर सकते हैं। ऑल्दो मैं फिर भी कहूंगा कि राउंड 1 के अंदर भी कोई बच्चा अगर सवाल को अगर करता है तो उसको हल्का सा समय तो लगता ही है, क्योंकि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी है और बड़ा ऑफ कोर्स उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी लगाना है। तो प्राइमरली आई वुड से दैट कि आप इस सवाल को राउंड 2 के अंदर ही करें, और राउंड 2 में करना है सवाल देख के समझ आता है क्या ये सवाल थोड़ा सा टफ है ना, स्ट्रिंग कंस्टेंट भी लगनी है, न्यूटन्स लॉ भी लगनी है बाद में ना। नेक्स्ट इज अगेन बेटा थोड़ा सवाल तो अच्छा ही है और सवाल के जो ऑप्शंस हैं वो भी थोड़े से बढ़िया टाइप से बना रखे हैं। ऐसे केस में इस सवाल के अंदर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, बड़े सारे इस तरह के फंडे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना जिस बच्चे को सवाल देखते ही समझ में आ गया हो कि यार इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है इस एक्सिस के अबाउट, और ऑफ कोर्स लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, अगर देखते ही समझ में आ गया हो तो ये राउंड 1 का सवाल है। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। अगर किसी बच्चे को सवाल देखकर ये क्लिक ना कर रहा हो कि मुझे उसमें एग्जैक्टली करना क्या है, उस बच्चे को ऑफ कोर्स या तो ये सवाल छोड़ देना है या फिर उसको राउंड 2 के अंदर करना है।
बेटा अगला सवाल, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला सवाल राउंड 1 का है, खास तौर से जिस बच्चे ने लेंस और मिरर के ऊपर खूब सारे सवाल कर रखे हैं, ऑब्जेक्ट कहां इमेज कहां, ऑब्जेक्ट कहां इमेज कहां, इसके उसे एक बेसिक फील है, जैसे कि मैंने क्लास के अंदर सवाल कराते वक्त कोशिश की कि बच्चों को भी फील आए, तो उस बच्चे के लिए वाला सवाल थोड़ा सा आसान है और उसे राउंड 1 के अंदर ही करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि ये वाला बच्चा अपने नॉलेज से ये वाला सवाल करे, फॉर्मूले में अगर जैसे घुस जाएगा ना टाइम लग जाए कि यार ना मैं यू को क्या रखूं कि मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आए, यू को क्या रखूं कि मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आए, यू जब पॉजिटिव होगा तो वी नेगेटिव होगा, वी नेगेटिव होगा तो यू पॉजिटिव होगा, जैसे फॉर्मूले में घुस गए ना वैसे टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको याद है कि यार लेंस में यहां से यहां ऑब्जेक्ट तो इमेज, यहां से यहां ऑब्जेक्ट तो यहां से इमेज, यहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो ऐसी इमेज, अगर आपको याद है तो ऐसे केस में राउंड 1 के अंदर बड़े आराम से 1-1.5 मिनट के अंदर ही ये वाला सवाल आपसे बन जाना चाहिए। मैं 80 सेकंड्स लिख रहा हूं, अगर चीजें याद है तो बड़े आराम से 80 सेकंड्स में क्वेश्चन होना चाहिए। और अगर मान लो कि आपको बातें याद नहीं है बड़ा, फिर तो फॉर्मूला बचा, और अगर फॉर्मूला बचा तो फिर बड़ा फंस गए, फिर तो ऑफ कोर्स बड़ा मुझे यू की अलग-अलग वैल्यूज के लिए वी निकालना पड़ेगा, फिर मैग्निफिकेशन ही पूछ रखा है कि बड़ा वो एनलार्ज है या क्या है वगैरह वगैरह, तो उसके लिए ऑफ कोर्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो उस केस में ऑब्वियस बात है कि ये वाला सवाल फिर राउंड 2 पे ही चला जाएगा, लेकिन मोस्टली बच्चों ने मेरे ख्याल से वाला सवाल राउंड 1 में ही कर लिया होगा। अगेन बेटा सवाल तो ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से सवाल तो रिवर प्रॉब्लम का एक बेसिक टाइप का सा एक क्वेश्चन है, बस इतना सा अंतर है कि बेटा है ना जो मतलब जो बालक जो है ना रिवर के अंदर तैर रहा है बेटा, बोट चला रहा है, उसके पास वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन है, तो इट वोंट मैटर दैट मच, ठीक है, बस उसका v जो है वो 80 लिख देना ओके बेटा, ठीक है, बाकी सारी कैलकुलेशन वैसे की वैसी है। राउंड 1 में बड़ा आराम से होने वाला सवाल है, टाइम लग सकता है वो अलग बात है, बट राउंड 1 में ये वाला सवाल बनना चाहिए। सवाल अगेन थोड़ा सा बड़ा टफर साइड का हो सकता है क्योंकि इसके अंदर ऑफ कोर्स एसएचएम और आरबीडी बड़ा दोनों के ही कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, और सवाल पढ़ते ही अगर आपको हल्का सा डर लग जाए तो छोड़ देना और इसको राउंड 2 में ही भेज। राउंड 1 के अंदर भी कोई बच्चा अगर सवाल करता है तो मान के चलना कि बेटा इस सवाल के अंदर प्रॉपर आराम से इत्मीनान से करते हो तो 3 मिनट के आसपास का समय लग सकता है। इफ यू फील दैट कि यू हैव टाइम, उस केस में ऑफ कोर्स राउंड 1 में कर लो, और अगर आपको लगेगा नहीं सर बाद में करना, बाद राउंड 1 में भी 3 मिनट तो लेगा ही लेगा, अदरवाइज ऑफ कोर्स राउंड 2 में जाएंगे। और राउंड 2 में कोई बच्चा अगर लेके जा रहा है तो ऑफ कोर्स उसको कॉन्सेप्ट्स में इशू हो सकता है, तो उसको 5 मिनट भी सवाल करने में लग सकता है। सवाल बेटा मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा इजियर काइंड ऑफ क्वेश्चन था, लेकिन ये भी डिपेंड करता है, बच्चे पर भी डिपेंड करता है। कई बच्चों को ग्राफ पढ़ने नहीं आता है ना, उनको ग्राफ देखते ही ना मतलब हालत खराब आती है, तो उस बच्चे से बड़ा ऑफ कोर्स अलग बात है। अदरवाइज ये वाला सवाल रिलेटिवली आसान था और राउंड 1 का सवाल है, और ऑप्शंस भी थोड़े से इजी टाइप के हैं, जैसे के नोट की वैल्यू 1 होगी, ये देख के समझ आ रहा है कि ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम सेम होगा, और इसके रेशियो को ही बड़ा के बोल रखा है, और के जो है बड़ा वो आपका सॉरी के बोल रखा, और के नोट बड़ा वैल्यू 1 होगी, तो आई और आर बड़ा आपके दोनों सेम होंगे, तो आई माइनस आर आपका 0 होगा। तो कई ऑप्शन थोड़ा ऐसे देखते हुए आपके बन, तो मेरे ख्याल से बेटा ठीक है ना, सवाल बेटा मेरे ख्याल से तो डुएबल है और राउंड 1 में सवाल बनना चाहिए। हाँ, ग्राफ से किसी बच्चे को दिक्कत हो, वो ग्राफ समझ ही नहीं पाता बेटा, उसकी बात अलग है ना। नेक्स्ट इज अगेन बेटा वेज कंस्ट्रेंट का सवाल है। बहुत सारे बच्चों को वेज कंस्ट्रेंट के अंदर इश्यूज आते हैं, तो उस बच्चों को ऑफ कोर्स इस सवाल के अंदर इशू आएगा ही आएगा। जिस किसी बच्चे को वेज कंस्ट्रेंट करना बड़ा पसंद है वो तो खट से कर लेगा, लेकिन जिस बच्चे को हल्का सा भी अगर वेज कंस्ट्रेंट में अगर इशू है तो सवाल का डायग्राम देखते ही सोच लेना चाहिए मुझे राउंड 2 के अंदर ही करना है। हालांकि आपको ऐसा लग रहा हो कि सारे राउंड 2 में जा रहे हैं, हाँ बेटा जा रहे हैं, लेकिन आगे जाके इजी सवाल भी आपको मिल जाए। नेक्स्ट इज बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला बड़ा जो सवाल है बेटा, भाई ना सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ पर टर्निंग के लिए बेटा कितनी वेलोसिटी वगैरह रिक्वायर्ड होगी बेटा, उसकी मैं फॉर्मूला पता है, v = √μ × r × g। लेकिन जो सर्कुलर पाथ है बेटा वो एक्चुअल सर्कल पर नहीं किसी कर्व पे है, तो उसके लिए मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज 1 + dy/dx का स्क्वायर बेटा पूरे की पावर 3/2 अपॉन बेटा ऑफ कोर्स d2y/dx स्क्वायर, ये बेटा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। फिर बेटा मेरे ख्याल से वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी बेटा म्यू और रेडियस ऑफ कर्वेचर साथ कैसे वेरी करती है सर्कुलर मोशन के अंदर बेटा, दैट इज v = √μ/g, उसमें पुट करना पड़ेगा। तो ठीक है, दो कॉन्सेप्ट्स बेटा मिक्स करके सवाल है। फिर भी मेरी ऐसी फीलिंग है कि ये वाला सवाल जो ना वो सवाल देखते ही क्लिक कर जाना चाहिए कि क्या इससे मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालूंगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं ऑफ कोर्स वेलोसिटी वाले और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला उसमें यूज करूंगा, तो राउंड 1 में बनना चाहिए। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट इज बेटा मेरे ख्याल से थोड़ा सा अब इजियर काइंड ऑफ क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं बेटा। ऑसिलेशन का सिंपल सवाल, क्लास में एग्जांपल भी इस तरह खूब सारे होते हैं, राउंड 1 में देखते ही बनने वाला सवाल बेटा आपका होना चाहिए। नेक्स्ट इज बेटा हमारे पास स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हालांकि हो सकता है किसी बच्चे को करने में समय लग जाए, लेकिन पता सबको है कि यार इस तरह के सवाल के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, कि पहले पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, फिर ये जो कैविटी है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, फिर माइनस कर दो, तो कॉन्सेप्ट बड़ा सबको पता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना राउंड 1 के अंदर ये वाला सवाल करना चाहिए। हाँ, सवाल करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, खासतौर से किसी बच्चे की कैलकुलेशन थोड़ी सी मान लो कि मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन मान लो किसी बच्चे की बड़ा वीक होगी तो उसको टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, बट फिर भी राउंड 1 का सवाल है, देखते क्लिक तो कर देता है कि एक्जैक्टली करना क्या, और ऐसे सवाल भी आपने खूब सारे कर रखे होंगे। इससे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम बेटा कोई ना कोई बड़ा
फंक्शन दे रखा है और बेटा ठीक है, बस इस बात से सिर्फ ये अंदाजा लगाना है कि यार इससे टाइम पीरियड कितना होगा और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। इस ग्राफ से टाइम पीरियड से ओमेगा, ओमेगा के बाद बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये चीज अगर निकल गई बेटा हम सारा सवाल आपको बन जाएगा। राउंड 1 में करने वाला सवाल है। अगेन किसी बच्चे को बेटा ग्राफ प्रिंट में दिक्कत आ सकती है तो उस बच्चे को इशू आएंगे सवाल के अंदर। बाकी बेटा साफ साफ बच्चे को अगर दिख रहा है कि हाँ यार यहाँ पर भी स्पीड जीरो, यहाँ पर भी स्पीड जीरो, स्पीड जीरो कहां पर होती है, एक्सट्रीम पोजीशंस पर। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पर पहुंचने में टाइम कितना लगता है, t/2। तो t/2 मेरे पास है 1, तो टाइम पीरियड मेरे पास है 2 सेकंड। ये चीज अगर मान लो क्लिक कर गई, खट से बेटा आपका सवाल बन जाएगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मेरे पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर होती है, बड़ा उसके लिए मुझे 100 जूल दे रखी है, तो बाद में सवाल कर ही लेगा। तो राउंड 1 का सिंपल सवाल मुझे ऐसा लगता है। अगेन बेटा सवाल थोड़ा सा बेटा बढ़िया है, अच्छा सवाल है और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि ना थोड़ा सा समय लग सकता है सवाल करने के लिए। राउंड 2 के अंदर बेटा सवाल करना है बेटा। ऑफ कोर्स इसके अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट्स एक साथ बेटा इसके अंदर लग रहे हैं। ऑफ कोर्स बेटा सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर लग रहा है एंड बेटा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट बेटा इसके अंदर लग रहा है, तो थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है समझने के अंदर। बेटा पावर वर्सेस एक्स ग्राफ दे रखा है। अगर बेटा आपने इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वगैरह लिखी, मैथमेटिक्स का लगाने की कोशिश की तो बेटा थोड़ा सा फंस सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि पावर वर्सेस एक्स का एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो एरिया हमेशा रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन वाई, बड़ा वाई नहीं पावर dx, बड़ा ऑफ कोर्स dx लिख सकता हूं। पावर इज बड़ा ऑफ कोर्स फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इज ऑफ कोर्स बड़ा मास इनटू एक्सेलरेशन, बड़ा मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, तो पावर आ गया इनटू बड़ा ऑफ कोर्स आपका dx। अब बड़ा मेरे ख्याल से काम बन जाएगा dx अपॉन dt, बड़ा मेरे पास v होता है तो दैट कम्स आउट बी m इनटू बड़ा v, और v हो गया v स्क्वायर इनटू बड़ा ऑफ कोर्स dv। इसका इंटीग्रेशन बड़ा मेरे पास कितना आएगा, mv³ 3 आएगा। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर द कर्व। मेरे ख्याल से इस बात से अगर कोई बच्चा सोचता है तो शायद जल्दी आंसर ले आएगा ना। अगेन बेटा मेरे ख्याल से एसएचएम का बिल्कुल बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन। हाँ, इसका जो पैटर्न है ना सवाल का वो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसमें ऐसा सिंपल सिंगल चॉइस क्वेश्चन नहीं है। इसमें ज्यादा एक से ज्यादा ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं और वो ऑप्शंस इस तरह से बना रखे हैं कि आपको सारे ऑप्शंस ही पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे एनटीए ने भी बेटा इस तरह के सवाल पूछ रखे हैं, तो हमने भी इस तरह के सवाल थोड़े ज्यादा पूछने की कोशिश की है। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि राउंड 1 के इजी वाले क्वेश्चंस में आप इसको कंसीडर कर सकते हो। हाँ, ये जरूर कि एबीसीडी 4 ऑप्शन पढ़ने आपको पड़ेंगे, क्योंकि नीचे बेटा कौन से ट्रू हैं, उसमें ऐसे भी हो सकता है कि ए बी सी डी तीनों सही हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ ए और बी सही हो, तो वो करना पड़ेगा। बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि ना सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने वाला जो सवाल है बड़ा वही है। बस यहाँ पर अच्छी बात बड़ा क्या है कि मैग्निफिकेशन वगैरह की बात भी हो रखी है। मैग्निफिकेशन का मेरा फॉर्मूला शायद n1v/n2u होता है बड़ा फॉर्मूला, और ध्यान रखना v और u की वैल्यू अगर सेम भी होगी ना तब भी मैग्निफिकेशन आपका 1 नहीं होगा, क्योंकि n1 n2 आपके डिफरेंट है। हो सकता है किसी ऑप्शन के अंदर आप कहीं पर इस कारण से फंस गए हो। बाकी ठीक है, फॉर्मूला वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो, सिंपल सा। नेक्स्ट है बड़ा इजी सवाल है बड़ा, ठीक है, पार्टिकुलर u वेलोसिटी दे रखी है और बड़ा जब इसके पास वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में होगी उस टाइम पर कितना एक्सेलरेशन होगा। ऑफ कोर्स बड़ा एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, एक बड़ा इसके पास यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन आपके उसमें कुछ ऐसा होगा। अब इसमें कोई ना कोई बेवकूफ बच्चा ऐसा होगा तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगाकर उसको टिक कर देगा, वो बड़ा शायद आपका 3g आ रहा होगा। तो ऑब्वियस बात है कि 3g इधर की तरफ होगा, इधर बड़ा ऑफ कोर्स mg के अलावा कोई फोर्स है नहीं, तो इधर की तरफ g भी होगा, तो नेट आपका होगा √3g का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर। आई थिंक मेरे ख्याल से g√10 ये आपका एक्चुअल आंसर आना चाहिए। तो कोई ना कोई बच्चा बेवकूफ बन जाएगा, वो क्या करेगा, वो 3g देखेगा, 3g ऑप्शन दिख जाएगा, वो खट से आंसर लगा देगा। ऑफ कोर्स बेटा राउंड 1 का सवाल है, बिल्कुल इजी फ्लैट काइंड ऑफ। नेक्स्ट इज बेटा अगेन थोड़ा सा समय लग सकता है सवाल करने में, लेकिन सवाल बड़ा ऑफ कोर्स प्रोसीजरल है, पता है क्या करना है। यहाँ से थोड़ा मोमेंटम कंजर्वेशन, उसका ऑफ कोर्स आपको बड़ा पता है कि क्या कंप्रेशन कितना आएगा, क्या आएगा, सारी बातें हमको पहले से पढ़ी रखी है। तो करते ही बड़ा राउंड 1 में ये वाला सवाल आपका बनना चाहिए। एम्बेडेड मतलब धस जाएगी पूरा, यहाँ पर एक ओरल मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, उसके बाद आपको सब कुछ पता ही कि एसएचएम करेगा, ये करेगा वो। ठीक है, अगेन बेटा मेरे ख्याल से ना बहुत ही आसान सा सिंपल सा सवाल, और कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं बेटा उसके लिए आपको सारे स्टेटमेंट्स आने चाहिए। अगेन एनटी को काफी पसंद है इस तरह का सवाल, इसमें पूछते सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन आपको सारे ऑप्शंस का ढंग से नॉलेज होना है, तो आराम से बड़ा सवाल बन सकता है। ऑप्शन सारी, पैटर्न हल्का सा सवाल का टफ हो सकता है, लेकिन ऑप्शन इजी। अगेन बेटा एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन भी बड़ा मन में था तो पूछ लिया। अगेन बड़ा बिल्कुल सिंपल सवाल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड, जो लाइन हम क्लास में लिखते हैं वही वाला सवाल पूछ रखा है, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट इज बेटा अगेन है ना, जैसे बड़ा क्लास में सवाल कराते हैं कि ना एसएचएम के अंदर इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लगेगा, वो वाला सवाल है बड़ा, बिल्कुल राउंड 1 का क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रोसीजरल कन्वेंशन क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपने बड़ा 50 बारी वाला सवाल कर रखा है। ठीक है, तो ये प्रोसीजरल क्वेश्चंस भी थे, ऐसे नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे टफ वाले क्वेश्चंस थे। अगर आप देखोगे तो 20 एससीक्यू के अंदर 10 सवाल तो बिल्कुल प्रोसीजरल भी थे, जैसे जेई में पूछते हैं 10 सवाल हो सकता है कि आपको थोड़े से जेई मेन से थोड़े से टफर लगे। जो भी इंटीजर टाइप में क्वेश्चंस थे वो थोड़े से मीडियोकर रेंज के थे, उसमें इतना कोई खासा सा वेरिएशन नहीं था कि बहुत इजी में बहुत टफ भी है। ये सारे सारे मीडियम टाइप के बड़ा सवाल थे। इंक्लाइन प्लेन पर बड़ा रेंज के ऊपर सवाल पूछ रखा था, ये बड़ा जानबूझ के पूछा मैंने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो खास तौर से जेई मेन की प्रिपरेशन करते हैं ना, वो इंक्लाइन प्लेन पर रेंज का फॉर्मूला याद कर जाते ही नहीं है, वो
सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड है ना, बस इसी पे सारा काम करते थे। तो जानबूझ के मैंने पूछा कि मैं चेक कर लेता कि बच्चों ने फॉर्मूला याद कर रखे हैं या नहीं कर। अगेन बेटा बिल्कुल ऐसे सिंपल सा सवाल, टू ब्लॉक प्रॉब्लम का बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल से राउंड 1 के अंदर बड़ा फटाक से वाला सवाल आपसे बनना चाहिए। टू ब्लॉक प्रॉब्लम अगेन बच्चा छोड़ के जाता है, इसलिए मैंने इस बात का ध्यान रखा कि कौन कौन बच्चा क्या कॉन्सेप्ट छोड़ के जा रहा है, उसके सवाल में जरूर चाहिए। बड़ा नेक्स्ट इज अगेन बड़ा बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह बड़ा सवाल है। पोटेंशियल एनर्जी और बड़ा फोर्स का कैसे कैसे आपस में वेरिएशन है उसका सवाल है। राउंड 1 के अंदर बड़ा वाला सवाल आपसे बनना ही चाहिए। बड़ा फोर्स और पोटेंशियल जो तो जानते हो, फोर्स हमेशा हमारे पास du by dx के बराबर। अगेन बड़ा मिरर का सिंपल सवाल है, बड़ा राउंड 1 के अंदर देखते ही वाला सवाल अपन से बनना चाहिए और हो सकता है कि बच्चों को पहले से रिजल्ट भी इसका याद हो। अगेन बेटा मेरे ख्याल से राउंड 1 के अंदर बड़ा बनने वाला सवाल, इस तरह का क्लास में एग्जांपल भी आपने क्लास में देख रखे होंगे, तो राउंड 1 में करने वाला आपके पास ये वाला सवाल। तो आई रियली होप कि आपको पेपर ने थोड़ा सा परेशान किया होगा, और अगर परेशान किया होगा तो इट मींस दैट कि ना हमारी जो मेहनत थी या फिर हमने जो सोच रखा था वी सक्सीडेड इन दैट। एंड ये जो हम आपको परेशान कर रहे हैं ये हम ऑफ कोर्स आपके फायदे के लिए कर रहे हैं कि हम इतना परेशान कर लें कि आप है ना एक्चुअल एग्जाम के अंदर उतने परेशान ना हो। तो चलिए हमारे तरफ से इतना था, फिर अपन PT4 की डिस्कशन के अंदर मिलते हैं। तब तक बड़ा लगातार पड़ेगा ना। ऑल द बेस्ट, बाय।